हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रो केमिस्ट्री। तो हम अपने लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे आज हम? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या मतलब है आपका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन से ये आपको समझना होगा। ठीक है, हम एक रिएक्शन लेते हैं, क्या कोई भी रिएक्टेंट है ए, और उससे हमारा क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। क्या बनता है? प्रोडक्ट। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर क्या कहती है? हमने पिछली क्लास में रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्या होता है? ए और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यही होता है। जीरो ऑर्डर कहता है कि जब रेट ऑफ रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, मतलब इसकी पावर में क्या लिख दूं? जीरो। कि भाई ये बोला कि ये जो रिएक्शन हो रही है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, इसकी जो स्पीड है इस रिएक्शन की, वो इस कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे कि ए ज्यादा है या कम हो रहा है। जैसे जैसे आप रिएक्शन बढ़ती जाएगी, ए की रिएक्शन क्या होती ए की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, है ना, डिक्रीज होती जाएगी टाइम के साथ, क्योंकि ए जो है खत्म होता जाएगा और प्रोडक्ट बनता जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप सोचेंगे कि इसका जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जीरो ऑर्डर हमारा क्या कहता है कि जो ए है वो डिक्रीज होती जाएगी उसकी कंसंट्रेशन, तो भी उसकी स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसकी स्पीड थ्रू आउट द रिएक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो जीरो ऑर्डर ने क्या कहा कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज स्मॉल आर कैन नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे जो है डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए हमने क्या लिख दिया? पावर में जीरो। ठीक है, इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगी कि मान लीजिए ये हमारा क्या था? रेट। ठीक है, और ये कंसंट्रेशन क्या थी? ए। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर जब हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन ए की इतनी थी, मतलब जीरो थी शुरू में, तो हमारा रेट इतना था। ठीक है, अगर मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, इतनी कर दी, ठीक है, तो भी रेट हमारा इतना ही रहेगा। रेट हमारा कितना रहेगा? यही रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पर 20 है, तो भी रेट हमारा क्या रहेगा? 10 ही रहेगा। अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, ठीक है, और बढ़ा दूं 20, 30, अगर मैं कंसंट्रेशन को और बढ़ा दूं 20 तक ले जाऊं, ठीक है, तब भी रेट क्या रहेगा? 10 ही रहेगा। तो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ आएगा कि जो रेट है, जो स्पीड है रिएक्शन की, वो एक ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारा क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम किसकी बात कर रहे हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर। तो ये था आपका रेट ऑफ रिएक्शन। आपने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा है कि रेट को कैसे लिखते हैं। रेट को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डी ए बाई डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रेट, यही होता है हमारा रेट। ठीक है, इज इक्वल टू के। के आपको पता है क्या है? रेट कांस्टेंट। ठीक है, के और ए की पावर जीरो, और आप सबको पता है जब किसी की पावर जीरो होती है उसका मतलब क्या होता है? वन। क्या होता है उसका मतलब? वन। तो यहां पर आप लिख लीजिए वन। ठीक है, यहां से क्या हो गया? ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू, माइनस साइन को उधर ले जाओ और डी टी को भी उधर ले जाओ, तो के डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से आपको करना है इंटीग्रेशन। क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, हमें दोनों साइड क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करते हैं हम। ये था हमारा डी ए, ठीक है,
और अच्छा dt मैंने उधर ले गई तो यहाँ से dt हटा देना, ठीक है। dA इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस, आपको पता है जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर k क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो k को मैं क्या लिख देती हूँ, बाहर लिख देती हूँ और इंटीग्रेशन किसका कर देती हूँ, dt का, ठीक है। अब देखो मान लीजिए जब आपने रिएक्शन शुरू की थी एट t इज इक्वल टू 0, आपकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, ए नोट, ठीक है। जहां पर भी आपको नोट मिल जाए मतलब वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो t0 पे आपने मान ली कि कंसंट्रेशन क्या है, ए नोट, जब आपने रिएक्शन शुरू की थी। धीरे धीरे रिएक्शन होती गई, मान लो ये 10 था, ठीक है, 5 आपका यूज हो गया, कितना बचा 5। तो जो अमाउंट बच गई है ना टाइम t पर, जो अमाउंट बच गई, अब कितनी बची, 5 बची, उसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, a से, वो मान लीजिए a है। तो ये है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या है, जो अमाउंट बच गई, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेशन किया कहां से, a नोट से लेकर a तक, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू t टाइम तक हमने कर दिया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां से जब इंटीग्रेशन क्या किया तो अपर पावर, ठीक है, माइनस ए नोट, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के, और यहां से क्या हो गया t माइनस 0, t माइनस 0 मतलब क्या बच गया, सिर्फ t, तो सिर्फ t ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी इक्वेशन आ गई, ये जो आपकी इक्वेशन आ गई, ये कौन सी इक्वेशन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इसको आप किस तरीके से, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। माइनस साइन को हमने कॉमन ले लिया तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि a ये हमारी थी, इसको हम उधर ले जाए तो ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप एक क्वेश्चन पकड़ लीजिए, उसको याद रखिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो थी यहां से हम t भी निकाल सकते हैं, देखो t या k, ठीक है, मान लीजिए k, तो ये क्या हो गया 1/t और a नोट माइनस a, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पे कौन कौन सी टर्म क्या क्या है, देखो जो आपका a है वो तो क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। ए नोट आपका क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। के आपका क्या है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट, क्या है, रेट कांस्टेंट, और टी आपका क्या है, टाइम, ठीक है। तो चारों चीजें आपकी क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट और टी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को पकड़ लीजिए, ठीक है, देखिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मान लो ये हमारी इक्वेशन थी, a इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, ठीक है। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है किस किस के बीच में, t के बीच में और a के बीच में, ठीक है। तो यहां से आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। थोड़ा सा मैथ पढ़ा होगा तो याद होगी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, आपको ग्राफ किस में ड्रॉ करना है, y और x में, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, स्लोप, क्या होता है, स्लोप, और ये क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट, क्या होता है, इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ऐसी देखो, ऐसी मिलती जुलती कुछ ये रिएक्शन है, ये मान लीजिए y है ना, और ये क्या है, mx,
m यहाँ पर क्या है माइनस के, और x क्या है t। आपको ग्राफ किस में बनाना है, y और x में, है ना, मतलब a में और t में, और ये आपका क्या बच गया c। तो यहां से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं किसमें, a में और किसमें t में, ठीक है, टाइम और कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो देखिए अब आपका स्लोप जो है नेगेटिव है, माइनस के है, क्या है आपका स्लोप, क्या है आपका स्लोप माइनस के, मतलब नेगेटिव है। तो पॉजिटिव का ग्राफ ऐसे बनता है, पॉजिटिव का ग्राफ देखो ऐसे बनता है, ठीक है। नेगेटिव का ग्राफ, नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो आपका जो स्लोप है वो क्या है माइनस के, और ये आपका क्या होता है इंटरसेप्ट, क्या होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट आपका क्या है ए नोट, ठीक है। ये आपका स्लोप है, ये आपका इंटरसेप्ट है। तो ये आपका क्या होगा, ग्राफ हो गया बिटवीन ए एंड टी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ये था हमारा जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, ये थी हमारी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। अब इनमें से कोई आप एक भी रिएक्शन ले लीजिए, मान लीजिए आप इसको मान लीजिए रिएक्शन, और इसी को ध्यान रखिए कि ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस ए इज इक्वल टू के टी, ठीक है। ये क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हमने इक्वेशन निकाल ली, क्या हो गई हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हमने क्या निकाल ली जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, ठीक है। ये हमारी क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमें अब निकालनी है इसकी हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ क्या निकालनी है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें निकालनी है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है, टाइम रिक्वायर्ड व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन reduces to half of its initial concentration, ठीक है। क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड when initial concentration reduces to half of its इनिशियल वैल्यू। जब हमारी कंसंट्रेशन जो है क्या हो जाए, हाफ हो जाए, वो टाइम उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। मतलब हमारी जो ए नोट थी वो रिड्यूस होके क्या हो जाए ए नोट बाय 2, है ना, मतलब आधा जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए यूज हो जाए, ठीक है। अगर हाफ कंसंट्रेशन यूज हो गई हमारी, है ना, हाफ क्या हो गई हमारी यूज हो गई, तो हमारा ए नोट जो रिमेनिंग पार्ट था, है ना, ए, वो हमारा क्या बचेगा, ए नोट बाय 2 बचना चाहिए, है ना। अगर हमारा हाफ यूज हो गया, है ना, तो ये क्या बचना चाहिए हमारा, है ना, ए नोट बाय 2 हो गई, और टाइम क्या हो गया हमारा टी हाफ, टाइम क्या हो गया टी हाफ, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन थी जीरो ऑर्डर की, इसमें बस आपको पुट करना है, ठीक है। आपकी जो ए नोट है उसकी ए नोट है और ए की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो ये है हमारा ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, ठीक है। आपको बस इसकी जगह क्या पुट करना है, ए नोट बाय 2, जब क्या हो जाए इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूसेस टू हाफ, तो ये क्या हो गई ए नोट बाय 2 जब हो जाए, ठीक है। तो टी क्या हो जाएगा हमारा, टी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा ए नोट माइनस ए नोट बाय 2 इज इक्वल टू के टी हाफ, ये हो गया। यहां से इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ए नोट माइनस ए नोट अपॉन 2 इज इक्वल टू के टी हाफ, ठीक है। तो यहां से क्या बच गया, ए नोट बच गया, ए नोट बाय 2 बच गया,
इज इक्वल टू के टी हाफ। ठीक है, यहां से टी हाफ की वैल्यू क्या हो गई, टी हाफ की वैल्यू आप क्या हो गई कि ए नोट अपॉन 2 और के को क्या ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो क्या हो गई टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाय 2 के। यही हो गई आपकी टी हाफ की वैल्यू। ठीक है, यहां से आपको क्या दिख रहा है, जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए नोट के। यही दिख रहा है टी हाफ की वैल्यू से। भाई ये आपकी टी हाफ है, देखो ये आपकी क्या है, टी हाफ है। क्या है आपकी टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाय 2 के। ए नोट आपको पता है क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन के रेट कांस्टेंट। ठीक है, टी हाफ हाफ टाइम। ठीक है, यहां से आपको दिख रहा है कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए नोट के। ठीक है, तो आपको अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करने को बोले टी हाफ और ए नोट में, तो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टी हाफ, और ये हमारा क्या हो गया, ए नोट। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से आपकी टी हाफ जैसे जैसे ए नोट इंक्रीज होगा वैसे वैसे टी हाफ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इनिशियल मान लो दोनों 0 थे, अगर मैंने ए नोट को थोड़ा बढ़ा दिया, इतना कर दिया, तो टी हाफ भी क्या हो गई, बढ़ गई। अगर मैंने इसको और बढ़ा दिया, मैंने इतना कर दिया, तो टी हाफ भी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो क्या होगी एक कि जैसे जैसे ए नोट को बढ़ाते जाएंगे टी हाफ भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका ग्राफ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, कई बार क्वेश्चन आते हैं उसको समझ लीजिए, जो हम टी हाफ से देखेंगे। कई बार आपसे रेशियो पूछ लेता है, कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बताओ टी 50% बाय टी 75%। ठीक है, निकालो। कई बार कई तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपकी जो टी हाफ है आपने देखा किसके प्रोपोर्शनल है, ए नोट के। ठीक है, यही हमने टी हाफ से देखा। ठीक है, मतलब जब जब ए नोट इंक्रीज होगी तो टी हाफ इंक्रीज होगी, और ए नोट अगर डिक्रीज होगी तो टी हाफ डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपकी थी ए नोट। ठीक है, और ये हो गई आपकी ए नोट का हाफ। ठीक है, जब ए नोट का हाफ हुआ तो टी हाफ हो गया हमारा टी हाफ, और मान लीजिए वो टी हाफ की वैल्यू मैंने आपको दे दी 10। ठीक है, जब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया तो उसे हमने बोला हाफ लाइफ। ठीक है, मतलब टी हाफ, और मैंने बोल दिया कि वो 10 है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, मैंने इसको क्या बोला, 50%। भाई 50% रिएक्शन हो चुकी है ना यहाँ तक। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, अब इसको क्या कर दूं, हाफ, ए नोट बाय क्या कर दिया 4, तो आपका जो टी हाफ है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ। भाई अगर मैंने कंसंट्रेशन को हाफ किया तो टी हाफ भी क्या हो गया, हाफ। तो अब ये 10 की कितना हो जाएगा, 10/2 दैट इज 5, 10/2 दैट इज 5। ठीक है, और 50% का हाफ कितना होता है, 25%। ठीक है, तो यहां से इनिशियल से लेकर यहां तक कितना हो गया, 50 + 25 75%। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 75%। अगर मैं फिर से इसको हाफ कर दूं, फिर से मैं इसको अगर हाफ कर दूं, मतलब ए नोट बाय 8, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा फिर से, तो ये कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, और 25 का हाफ करेंगे तो यहां से यहां तक जो रिएक्शन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 87.5%। ठीक है, तो यहां से अगर आपसे पूछ ले कि टी 50% बाय टी 75% बताओ, तो आप बता सकते हो। भाई टी 50% कितना था, 10। ठीक है, और यहां से यहां तक क्या हो गया कि भाई इतनी वैल्यू तो 10 थी और इतनी क्या थी, 5 थी, तो 10 + 5 कितनी हो गई, 15। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 10/15। ठीक है, एक तो ये मेथड है कि आप ऐसे लिखो।
दूसरा, सिर्फ जीरो ऑर्डर की यहाँ पर बात कर रही हूँ, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की बात बिल्कुल हम नहीं कर रहे। तो जीरो ऑर्डर के केस में आप डायरेक्ट जो भी आपसे पूछा गया है उनका रेशियो भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया था 50/75, तो आप 50/75 भी अगर लिख देंगे तो वो भी क्या है, करेक्ट है। जैसे आप जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, सॉरी 2/3 आ जाएगा। इसको भी जब आप कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के केस में जो भी आपसे रेशियो पूछा जाए डायरेक्ट आप उनको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक छोटी सी ट्रिक। यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन जो है जेई और नीट में पूछे हुए हैं, तो एक बार क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो हम डायरेक्ट इस बेसिस पर कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, "75% of a zero order reaction completes in 4 hours. 87.5% of same reaction completes in ठीक है, कितने में होगा, क्या क्या ऑप्शन है, 6 आवर, 12 आवर, 8 आवर और डी क्या है, 2 आवर। ठीक है, वो कह रहा है जब 70, मान लो ये हमारा कोई भी इनिशियल क्या था, ए नोट था। ठीक है, तो ए नोट से वो कह रहा है जो 75%, ठीक है, मतलब क्या हुआ, ए नोट बाय 4। ठीक है, 75% जो हो रहा है बीच में आपका क्या होता है, ए नोट बाय 2 मतलब 50%, वो हो रहा है 4 आवर में। ठीक है, तो आपका ए नोट बाय 8 मतलब 87.5%। ठीक है, तो इसका हाफ करेंगे, है ना भाई, यहां तक क्या था, 4 आवर था, टी हाफ। ठीक है, तो इसका जब हाफ करेंगे तो कितना बच जाएगा, 2 आवर। ठीक है, तो आपका ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल क्या होगा, ये वाला प्लस ये वाला, तो ये कितना था, 4 आवर प्लस 2 आवर, तो कितना हो गया, 6 आवर। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 6 आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन है, वैलिड ऑप्शन बताना है। ऑप्शन वैलिड फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताना है कौन सा ऑप्शन जो है आपका वैलिड है। ऑप्शन क्या है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है t की पावर t 3/4 इज इक्वल टू 3/2 ऑफ t हाफ। सेकेंड ऑप्शन इज t हाफ इज इक्वल टू 4/2 ऑफ t 3/4। थर्ड ऑप्शन इज t हाफ इज इक्वल टू 2 t 3/4 और फोर्थ ऑप्शन इज t 3/4 इज इक्वल टू t हाफ का स्क्वायर। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको बताया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो भी आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपकी बात किसकी हो रही है, t 3/4 और t हाफ की। ठीक है, अगर मैं इस t हाफ को नीचे ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, t हाफ। ठीक है, इसने दिया क्या है, 3/2 आना चाहिए भाई, इसको अगर मैं नीचे ले आऊं इस ऑप्शन में t 3/4 अपॉन t हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2।
यही आएगा, ठीक है। तो हमें ये निकालने के लिए मैंने क्या कहा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप क्या कर दीजिए, जो डायरेक्ट आपको दिया हुआ है उनको एज इट इज डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, 3/4 अपॉन 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3/4, इसको ऊपर ले जाइए तो कितना हो गया ये 3/2, ठीक है। तो देखो कितना फटाफट क्वेश्चन सोल्व हो गया है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो जीरो ऑर्डर के केस में आप याद रखिए, जो भी आपसे टाइम का रेशियो पूछा गया है, सिर्फ जीरो की बात कर रही हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर में आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, उनके लिए अलग तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हम सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए, तो आपका हाफ लाइफ हो गया, हाफ लाइफ आपने पढ़ लिया, जीरो ऑर्डर की आपने इक्वेशन पढ़ ली, ठीक है। तो यहां से आपने देखा कि जीरो ऑर्डर हमारा क्या था, भाई ऐसे लिखते हैं हम जीरो ऑर्डर को, यही लिखा है हमने शुरू में, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं कि मैंने कहा था कि dA/dt, ठीक है, यही लिखा था। और आपकी जो इक्वेशन निकल के आई थी वो क्या आई थी, A0 माइनस A इज इक्वल टू K dt, ठीक है। ये तीन चीजें पढ़ी आपने जीरो ऑर्डर के बारे में। अब आते हैं यूनिट्स के बारे में, किसकी, यूनिट्स। यूनिट्स पर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को रेट की यूनिट तो पता ही है, सेम ही होती है रेट की यूनिट, कि रेट क्या होता है, रेट यही होता है कि माइनस dA/dt, ठीक है। ये क्या है, कंसंट्रेशन, क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये क्या है, टाइम, तो ये क्या हो गया, टाइम, ठीक है। कंसंट्रेशन को अगर मैं मोल पर लीटर में लेती हूँ, कंसंट्रेशन को अगर मैं मोल पर लीटर में लेती हूँ और टाइम को सेकंड में, तो ये क्या हो गया, सेकंड इनवर्स, टाइम ऊपर चला गया तो क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। तो ये तो आपकी रेट की यूनिट है जो कि सेम ही रहती है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो या सेकंड ऑर्डर हो। जब आप बात करेंगे रेट कांस्टेंट की, रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट यहां से क्या हो गया, देखो माइनस dA/dt के 1⁻0, ठीक है। यहां से हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे, किसी की पावर 0 मतलब 1, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो k की यूनिट में क्या हो गई, यही सेम, क्या, a तो क्या है, कंसंट्रेशन, और अपॉन में टाइम, तो k की यूनिट भी क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां से आप एक चीज नोट करेंगे कि जीरो ऑर्डर के केस में जो हमारी रेट की यूनिट है और जो हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो क्या है, सेम है, ठीक है। एक तो आप यूनिट यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि रेट कांस्टेंट की जब भी यूनिट निकालेंगे, रेट कांस्टेंट के लिए जब भी यूनिट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और टाइम का इनवर्स, टाइम का इनवर्स, ठीक है। तो n क्या है यहाँ पर आपका 0, तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 0 और टाइम का इनवर्स। तो कंसंट्रेशन की पावर 1, कंसंट्रेशन की पावर 1 और टाइम का इनवर्स, तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, मोल पर लीटर, और टाइम क्या हो गया, सेकंड इनवर्स, ठीक है। ऐसे भी आप यूनिट निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन जो है यूनिट है वो निकाल सकते हैं। जब भी हम ऑर्डर पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, हर ऑर्डर में आपको बताऊंगी कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी यूनिट्स। अब कुछ एग्जांपल्स देख लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स जो कि दिखने में बिल्कुल नहीं लगते कि वो जीरो ऑर्डर के हैं, पर वो हैं, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जांपल है H2 + Cl2 गिव्स HCl। अब देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये क्या है, जीरो ऑर्डर है, लेकिन ये एग्जांपल किसका है, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है डिकम्पोजिशन ऑफ
decomposition of N2O on platinum electrodes, ठीक है। प्लेटिनम सरफेस, प्लेटिनम सरफेस, प्लेटिनम सरफेस पे क्या हो आपका डिकम्पोजिशन ऑफ N2O, ठीक है। तो N2O का डिकम्पोजिशन होगा N2 प्लस हाफ O2। ये भी आपके क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, देखने में आपको बिल्कुल नहीं लगेगी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन मोलिब्डेनम सरफेस, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया N2 प्लस H2, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन मोलिब्डेनम सरफेस। और भी देख सकते हैं आप, डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ऑन गोल्ड सरफेस, ठीक है। ये जितने भी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है मेटल के सरफेस पर, वो जनरली क्या होती है, आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो ये एग्जाम्पल है, थोड़े ध्यान रखिए, कई बार डायरेक्ट एग्जाम्पल जो है देके पूछ लिया जाता है कि ऑर्डर जो है इनका मैच करो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस का। आपको देखने में बिल्कुल नहीं लगेगी, आप शायद नहीं लगाएंगे, आपको ये रिएक्शन दे दे और मैच करने को बोले तो शायद आप इसे सेकंड ऑर्डर लिख दें। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अभी दो क्वेश्चन आपके और हैं, देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये भी आपके आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन आप बहुत इजीली बता देंगे, अभी अभी हमने पढ़ा है क्या, यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम, किसके लिए सेम है, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, और आपका क्या है, थर्ड ऑर्डर के लिए। तो आप बता सकते हैं रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है किस केस में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। सेकंड आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर, ठीक है। हमें टाइम निकालना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो आपको पता है, देखो जीरो ऑर्डर की हमारी रिएक्शन क्या होती है, ए नोट लिख लीजिए, ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, यही होती है। अब वो कह रहा है वो टाइम निकालो जब रिएक्शन क्या है, कंप्लीट हो जाए। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो आप बचाओ, जो हमारी रिमेनिंग अमाउंट थी ए, वो कितनी बचेगी भाई, अगर रिएक्शन पूरी की पूरी हो गई तो कुछ अमाउंट बचेगी नहीं, कितनी बचेगी, जीरो, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू पुट करनी है कितनी, जीरो। तो ए नोट माइनस जीरो इज इक्वल टू के टी। तो यहां से जो टाइम आ गया वो कितना आ गया, ए नोट बाय के, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, टी इज इक्वल टू ए नोट बाय के, चार ऑप्शन आपको दिए हुए थे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन क्या है आपका, एक रिएक्शन दी हुई है, 2NO plus Br2 gives 2NOBr, ये आपकी रिएक्शन दी हुई है, उसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, क्या, NO प्लस Br2, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है।
और ये क्या है NOBr2, ठीक है। और ये है आपका NOBr2 प्लस NO, ये आपका क्या है स्लो स्टेप, क्या है स्लो स्टेप। और क्या बच जाएगा 2NOBr, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं 4। पहला ऑप्शन क्या है आपका कि R इज इक्वल टू K NO की पावर 2 और Br 2, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है R इज इक्वल टू K NO Br2। थर्ड ऑप्शन आपका क्या है R इज इक्वल टू K NOBr2, ठीक है। ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नीट का क्वेश्चन है ये आया हुआ आपका। उसने पूछा कि हमें रेट का ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले आपको पता है अगर आपको किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन है तो जो स्लो स्टेप है उससे आप उसका जो है रेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपने रेट, स्लो स्टेप क्या है ये वाला, तो आपने रेट लिखा क्या R इज इक्वल टू K, ठीक है। और जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी पावर, ठीक है। तो रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है स्लो स्टेप के, एक तो NOBr2 और दूसरा क्या है NO, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में ये मिले तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट टिक कर दीजिए। पर मिनिमम चांस है कि आपको ये मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो आपकी ये वाली स्टेट है NOBr2, ये वाली, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है। और जो रेट लो होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं, उसमें कभी भी इंटरमीडिएट स्टेट को हम नहीं लिखते, या तो हम लिखेंगे रिएक्टेंट को या होंगे उसमें प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां से बस हमें इसको चेंज करना है, इसको क्या है इसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो जब भी कोई स्टेप होता है, कोई इक्विलिब्रियम स्टेप होता है, तो हम K को क्या लिखते हैं, K इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। मान लो हमने K डैश एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसको हमने क्या लिखा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये जो हमारा था फास्ट वाला स्टेप, यहां से ये मान लीजिए हमारा K कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। तो K हमारा क्या हो गया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट यहां से क्या है NOBr2 अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है NO और Br2, ठीक है। इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, तो यहां से आप NOBr की वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये NOBr2 आपका क्या हो गया, इस सारी टर्म को इसके साथ ले जाइए, K डैश NO इंटू Br2 इज इक्वल टू, तो जो आपका फास्ट वाला स्टेप है इससे आप NOBr2 की वैल्यू लिख सकते हैं, क्या ये, ठीक है। तो यहां से आप वैल्यू लिख दीजिए R इज इक्वल टू K इंटू K डैश NO Br2 और एक NO ऊपर से, ठीक है। इन दोनों K की जगह आप एक कैपिटल K लिख दीजिए, और ये क्या हो गया NO की पावर 2 हो गई, एक और एक 2, ठीक है, और Br2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ से A, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका A, ठीक है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।